Okay, now after the muscles of the head, muscles of the neck, muscles of the abdominal wall, here are coming another region muscles, these are called the muscles of the pelvis. Pelvis, you know that pelvis means the two hip bones coming from both sides. They make a joint anteriorly with each other through a bone that is called the pubis bone. ये जो हिप बोन है, ये हिप बोन जैसा कोई बोन नहीं है, तीन बोन मिला के हिप बोन बनाते हैं, इसका कोई नाम ही नहीं है. एक प्यूबिस, एक इलियम, एक स्चियम, ये तीन बोन जुड़ के बनाते हैं हिप बोन, इसलिए उसको बोलते हैं भाई इसका नाम नहीं है. नाम दरअसल उन तीन बोन्स का है, प्यूबिस आगे, इलियम ऊपर और स्चियम पीछे. इस वक्त आप बैठे हुए हैं, स्चियम पे बैठे हुए हैं, और ये बोन्स हैं. तो आगे वो जुड़े हुए हैं किसके साथ? दो प्यूबिस बोन्स के साथ. ये जो आप यहाँ पे जॉइंट बन गया, प्यूबिक सिम्फेसिस, सिम्फेसिस जॉइंट को कहते हैं, ये जॉइंट की एक टाइप है. तो ये इस तरीके से, और पीछे जब आप ऐसे आएंगे तो ये पीछे स्चियम के साथ जुड़ेगा नहीं, बीच में गैप होगा, क्योंकि पीछे से आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम, और आखिर में लास्ट वाले वर्टिब्री, वो 5 जिसका पीस बनता है, नाम है इसका सैक्रम. तो इलियम के बीच में फंस जाता है सैक्रम. तो पीछे सैक्रम, दो साइड से इलियम बोन्स, ये जब तीन चीज़ें जुड़ जाएं तो जो कैविटी क्रिएट हो गई उसका नाम पेल्विक कैविटी है, और जो रीजन है हमारा इसका नाम पेल्विस है. अब ये जो पेल्विस है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में बनाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लें आप इसका पहले, ताकि आपको ये कुछ मसल समझ में आए. अब यहाँ देखो पेल्विस क्या है, ये ट्रंक का लोअर पार्ट है, जहाँ के बाद तो ट्रंक ख़त्म है. लाइक दिस आल्सो, जहाँ पर हमारे पेल्विस के लोअर पार्ट पे हैंग कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स. लिम्फ तो उसके साइडों से निकल, तो लिम्फ कहाँ से निकलनी चाहिए? ट्रंक के लोअर पार्ट से, माने सीधा बोलो पेल्विस से. तो फीमर किस पे अटैच होता है? पेल्विक बोन, हिप बोन पर. हिप बोन पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, एसिटाबुलम, उस पर हेड है. तो इसका मकसद है कि लिम्फ कहाँ से इमर्ज होती है? फ्रॉम साइड ऑफ पेल्विस. अपर लिम्फ कहाँ से इमर्ज होती है? फ्रॉम साइड ऑफ थोरैक्स. फिर ये नहीं है कि रिब्स से नेचर ने वहाँ पर स्केपुला दे दिया है, ह्यूमरस उसके साथ फिट कर दिया, लाइक दिस वन. तो अपर लिम्फ फ्रॉम द साइड्स ऑफ द थोरैक्स, लोअर लिम्फ फ्रॉम साइड्स ऑफ द पेल्विस. और नेक और हेड को थोरैक्स के ऊपर टिक करके ऐसे बिठा दिया, ह्यूमन बीइंग तैयार. अब यहाँ से जब आप देखते हो कि मैं अगर पूरा ट्रंक बनाऊँ, जैसे आप यहाँ देखें, ये मैं लिम्स नहीं बना रहा, सीधा ट्रंक बना रहा हूँ. ये डायफ्राम, ये ऊपर पड़ा हुआ है क्या? लंग, ये थोरैक्स, और ये एब्डोमेन, ये एब्डोमेन, लेकिन ये पेल्विस. इससे नीचे क्या होगा? लोअर लिम्ब वगैरह. अब ये जो पेल्विस है, तो इसका मकसद ये है कि ये अगर स्किन है तो ये भी स्किन ही है. उसके बाद तुमने देखा था ना कि सुपरफिशियल फेशिया, ये है, तो यहाँ भी है. ये और बात है कि मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ कि स्क्रोटम भी है वगैरह, अब ये हो गया, बार बार नहीं बनाते हैं, चलो, क्योंकि फिर वो फीमेल में नहीं होगा, तो हमें एक ही साथ बना देता हूँ मैं, समझ जाएं कि ये नीचे क्या है. उसके बाद आ जाते हैं मसल. मसल में अब देखें, मसल जहाँ ख़त्म है उसके बाद बोन आ गया ना, क्योंकि आगे प्यूबिस आपस में ज्वाइन हो गया. तो इसका मकसद है कि कट में मुझे यहाँ क्या मिलेगा? कट में मुझे इस जगह पर मुझे क्या मिलेगा? प्यूबिस बोन. और मैं ऊपर से मसल लेके आऊँगा. नंबर 1 मसल ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, क्योंकि वो बोन पर आके ख़त्म हो जाएगा, ये नीचे तो नहीं जाएगा पेल्विस पे. नंबर 2 इंटरनल ऑब्लिक. नंबर 3 ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ऐसा ही पीछे आ गया तो सॉस, कॉर्डेटस वगैरह वगैरह. ऊपर डायफ्राम. और ये ऐसे ही है, या अंदर अंदर से फिर फेशा भी लग जाएगी इसके ऊपर. तो ये फेशा वगैरह. अब ये सारे स्ट्रक्चर जब तुम यहाँ से देखोगे, तो हमने यहाँ देखा कि आपका जो इसोफेगस, फूड पाइप जो माउथ से आएगा, माउथ के बैक से आएगा, नेक में, थोरैक्स में, डायफ्राम को क्रॉस करके एब्डोमेन में आ जाएगा, और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसके साथ? कंटिन्यूस स्टमक के साथ. आपका खाना कहाँ आएगा? स्टमक.
तो जहाँ से क्या आएगा, स्टमक, फिर आएंगे इंटेस्टीन्स, और ये सब मिल मिला के आखिर में ये कहाँ आ जाएंगे, पेल्विस में। और पेल्विस में आके पेल्विस के लास्ट पोर्शन पे एक सुराख हो जाएगा जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा। उसका नाम होगा, केनाल का नाम होगा एनल केनाल, और सुराख का नाम होगा एनस। इससे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा आएगा, उसका नाम होगा रेक्टम, और इससे पहले एक छोटा सा हिस्सा और भी होगा जिसका नाम कोलोन होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन, खाना इधर से खाया हमने, ये पूरा घूम के डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल आया। मेल और फीमेल में ये ओपनिंग है, इसका एनस कहते हैं, इसमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। इसका मकसद ये होगा कि जीआईटी का आखिरी हिस्सा जिसमें रेक्टम, एनल केनाल वगैरह है और आखिरी सुराख, वो कहाँ होना चाहिए, एब्डोमेन में कि पेल्विस में, लास्ट पोर्शन में, वहाँ पर। इसका मकसद है कि पेल्विस से इंपॉर्टेंट हुई, इस हिसाब से मामला यहाँ नहीं रुका है। आपने देखा था पोस्टीरियर एब्डोमेन वाल पे यहाँ कौन था, किडनीज, जो यूरिन बना रही हैं, हर मिनट में एक ड्रॉप यूरिन का उतार रही है नीचे। तो मैं क्या हर मिनट में जाऊँगा वॉशरूम में? मुझे चाहिए रिजर्वायर जो मुझे मेरे इस ड्रॉप्स को कम से कम 3-4 घंटे तक रिजर्वायर के तौर पे रखे। जब इतना हो जाए तो मुझे डिज़ायर हो जाए तो मैं 3-4 घंटे बाद जाऊँ यूरिन पास करने। तो ये यहाँ से किडनी तो बनाएगी यूरिन, और वो आएगा एक पाइप से जिसका नाम है ट्यूब का यूरेटर, और यूरेटर का आखिरी हिस्सा जो होगा वो आएगा पेल्विस में। उधर होगा मेरा एक, जो हम यूरिनरी सिस्टम में चल के एक्सक्रीटिव में करेंगे आगे, वहाँ होगा उसका रिजर्वायर मौजूद, उसका नाम है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, जो मौजूद है कहाँ, ठीक प्यूबिस के पीछे यहाँ। तो कौन आएगा उसमें, दोनों साइडों से यूरेटर उसमें दाखिल हो जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि यूरिनरी ब्लेडर को कौन पनाह दे के बैठा हुआ है, पेल्विस। और क्या बस यूरिनरी ब्लेडर में पर यूरिन जमा ही होना है कि जब ज़रूरत पड़े तो यहाँ इसको बाहर निकालना है, तो उससे निकलेगा एक सिंगल ट्यूब, नाम होगा इसका यूरेथ्रा, जिसमें आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर आप उस यूरिन को पास करने वॉशरूम में चले जाएंगे। तो ये या यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा अगर यहाँ से पास कराओगे तो क्या इसका सुराख नहीं होगा क्या बाहर? तो उसका सुराख, अगर फीमेल है तो सुराख यहीं पर ही होगा, सरफेस पर ही। लेकिन अगर मेल है तो उसका जेनिटल ऑर्गन बाहर तक आएगा, नाम होगा इसका पेनिस, और फिर यूरेथ्रा इतना लंबा हो जाएगा और यहाँ आके खुलेगा, वो पेनिस में होगा। लेकिन फीमेल में यहीं पर ख़त्म। इसका मकसद है कि फीमेल का यूरेथ्रा बड़ा शार्ट होता है, मेल का यूरेथ्रा लॉन्गर होता है, क्योंकि वो पेनिस में होता है और वो सरफेस से दूर होती है उसकी टिप, इसलिए बैक्टीरिया वहाँ दाखिल नहीं हो पाते। फीमेल का वहीं होता है तो बैक्टीरिया वहाँ दाखिल हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि एनस में फीसिस से वेस्ट मटेरियल में से जो बैक्टीरिया आते हैं बड़े आराम से यहाँ चले जाते हैं। इसलिए 95% यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। कुदरती तौर पे बैरियर है, यूरेथ्रा दूर है, बेटा बात नहीं करो। तो यूरेथ्रा इट्स लाइक, तो इसका मकसद ये है कि पेल्विस में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और उसमें आके कौन खुला, यूरेटर्स। फिर इसका मकसद है कि लास्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन पेल्विस, लास्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन पेल्विस। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें तो जैसे मेल में हैं वैसे ही फीमेल में। अब इसी पेल्विस में फीमेल का एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आने वाला है, वो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फीमेल टोटली पेल्विस में है, और उसमें इन दोनों के बीच की जगह खाली होगी, जगह पैदा करेंगे, और इस जगह पर मौजूद होगा यूट्रस, जो सिर्फ फीमेल में होगा। और इस यूट्रस में फीटस जब एम्ब्रियो डेवलप होगा वो इस यूट्रस के साथ बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा उसकी वाल के साथ, जैसे छिपकली चिपकी हुई होती है। लेकिन फिर वो छिपकली इस वक्त जो चिपकी हुई है, ये तो पहला हफ्ता है, इम्प्लांटेशन है, लेकिन उसके बाद वो वाल के अंदर घुसती जाएगी, छिपकली अंदर गायब हो जाएगी, वाल में दफन। तब तक वाल भी इतनी मोटी हो जाती है, और जब अंदर वाल में दफन हो जाती है तो फिर अंदर 9 महीने गुजारती है, और इतना बड़ा फीटस अल्लाह की कुदरत 9 महीने के बाद यूट्रस से बाहर आती है। अगर बाहर आती है यूट्रस से
तो फिर डक्ट होनी चाहिए यूट्रस में भी। ऐसे ही जैसे जीआईटी की थी एनल कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर का था यूरेथ्रा, वैसे ही यूट्रस का भी कोई कैनाल होना चाहिए बाहर जो खुलना है उसको। तो यहाँ मेल के अंदर तो 2 सुराख अभी आपने देखे, फीमेल में तीसरा सुराख भी होगा, और कौन बनाएगा? ये ट्यूब बनाएगा जो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो बाहर आके खुलेगा, इसका नाम है वजाइना। तो तीसरा होल किसका होगा? वजाइना का। फीमेल में अंडर द ट्रंक पेल्विस के एंड पर 3 होल्स होते हैं, मेल में 2 होते हैं। तो इसका मकसद यह है कि हर होल के साथ क्या लगा हुआ है? एक आर्गन। और आर्गन तक पहुंचने का क्या रास्ता है? वो डक्ट, ये यूरिन की डक्ट यूरेथ्रा, ये जेनाइटल डक्ट वजाइना, जिससे बच्चा भी बाहर आएगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसी से होगा। और ये है क्या? एनल कैनाल। तो ये होल है एनस। ये 3 होल्स हैं यहाँ पर। लेकिन ये आर्गन और ये डक्ट किस में मौजूद है? पेल्विस में। इतना इंपॉर्टेंट है पेल्विस। आखिरी खेल इधर होगा, यूरिन उधर से बन के आएगी लेकिन जमा इधर है। और रिप्रोडक्टिव तो फीमेल का सारा खेल ही पेल्विस का है। और इतना कुछ कि इन सब की डिजीज़ की साइंस ही अलग है, फील्ड ही अलग है, वार्ड ही अलग है, डॉक्टर ही अलग है, गायनाकोलॉजिस्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ की डॉक्टर हैं। और क्योंकि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ डिजीज़ नहीं होती, बच्चा भी पैदा होता है यहाँ पर, बनता भी इधर है, फर्टिलाइजेशन भी होती है, इम्प्लांटेशन भी होती है, मेंस्ट्रुएशन भी है, सब कुछ यहाँ है। तो वो नॉर्मल चीज़ है। और क्योंकि सिस्टम सेम है तो डॉक्टर भी सेम है उससे। तो इसका मकसद है कि इस साइंस की 2 ब्रांचेज हैं, एक इन ऑर्गन्स की डिजीज़ गायनाकोलॉजी, एक मैटर्स रिलेटेड टू द डिलीवरीज, मैटर्स रिलेटेड टू कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन, बच्चे की डेवलपमेंट, मदर की जो भी डिजीज़ या मदर से रिलेटेड जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो डिलीवरी का टाइम, डिलीवरी कराना, ये सारी चीज़ें डिलीवरी से रिलेटेड, ये सारा फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म, इस साइंस का नाम है ऑब्स्टेट्रिक्स। एक तो गायनाकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या फ़र्क हुआ? ऑब्स्टेट्रिक्स इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज, मैटर बिफोर प्रेगनेंसी, मैटर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैटर्स लिटिल आफ्टर प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। और जो डिजीज़ हों ऑर्गन्स की तो उनको हम कहते हैं गायनाकोलॉजी। क्योंकि डॉक्टर सेम होती हैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर वो फीमेल होती हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े गायनाकोलॉजिस्ट मेल हैं, इतना कुछ कि अरब में भी मेल हैं। सऊदी अरब में आपको बड़ी कोई डॉक्टर नहीं मिलेगी, कोई गायनाकोलॉजिस्ट, उधर मेल मिलेंगे आपको। मेरा एक स्टूडेंट था फ़लस्तीनी, उसका फादर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स था। किधर? जहाँ आजकल बमबारी हो रही है, गज़ा में। गज़ा के साथ था रफ़ा जो इजिप्ट के साथ इसका बॉर्डर लगता है, वहाँ वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ही वाज, उसका फादर, वो यकीन फादर मेल ही होगा। तो वो सारे मेल डॉक्टर, सारे फीमेल वहाँ पर डॉक्टर नहीं, बड़ी कम होती। सिंध के अंदर एटलीस्ट, कराची में भी बड़े बड़े जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो मेल हैं, लाहौर में भी मेल ज़्यादा गायनाकोलॉजिस्ट। ये सिंध ही ऐसा है मेरा ख्याल है, पूरे कायनात में सिंध वाहिद इलाका है जहाँ कोई मेल गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है। भूखा मर जाएगा अगर कोई मेल गायनाकोलॉजिस्ट होगा। हम जब हाउस जॉब करते थे, जब हाउस जॉब नहीं, जब हम ऑब्स्टेट्रिक्स जब MBBS करता है ना, तो मेल का भी गायनाकोलॉजी के वार्ड में पोस्टिंग लगती है। लेबर, इवन जो लेबर वगैरह दिखाते हैं उसको, लेबर रूम के अंदर उसकी ड्यूटियाँ लगती हैं। तो हम लोग भी 1 महीने की ड्यूटी में जब जा रहे थे तो वहाँ हाउस ऑफिसर थी सारी फीमेल, एक था मेल हाउस ऑफिसर जो हाउस जॉब कर रहा था। हमने बोला ये क्यों आया यहाँ पर? बोला कि वो इसकी मेरिट कम थी, कहीं और पेड हाउस जॉब था ही नहीं, इसको यहीं डाल दिया। मैंने कहा फिर यहाँ करता क्या है? कि यहाँ करता कुछ नहीं है, ये सारी जितनी भी डॉक्टरनियाँ हैं ये इससे चाय मंगवाती हैं इससे। वो डॉक्टर जो चाय, मैं सोचा शायद वार्ड बॉय, बाद में पता चला ये भी डॉक्टर है। तो यहाँ वो मेल जो था, जो गायनाकोलॉजी में हाउस जॉब कर रहा था, वो ऑलमोस्ट चाय बना रहा था या चाय होटल से ला रहा था। उसकी शक्ल, उसका हालत उसकी वार्ड बॉय जैसी कर दी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पर आपने कभी सिंध में कभी आपने कोई गायनाकोलॉजिस्ट मेल देखा है? ये पिछले 5000 साल की तारीख में यहाँ कोई गायनाकोलॉजिस्ट मेल पैदा नहीं हुआ, और अगले भी 50,000 साल की तारीख तक नहीं होगा। कल्चर हमारी ऐसी है। बाकी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में हैं, मेल हैं।
राशिद, ये सारे जितने भी गायनेकोलॉजी और इसकी लोकल पाकिस्तानी किताबें लिखी हुई हैं ना, जो वो मेल डॉक्टर के लिए, राशिद लतीफ़, वो लाहौर का डॉक्टर, उसके राशिद लतीफ़ की गायनेकोलॉजी की किताब है, वो हमने वो पढ़ के फाइनल ईयर दिया है। अभी भी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की मुल्तान के किसी डॉक्टर चौहान की 2 बड़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं ऑब्स्टेट्रिक्स पर और गायनेकोलॉजी। ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन बावलपुर, पता नहीं कहाँ है वो। तो बड़े बड़े डॉक्टर जितने भी हैं ना सारे, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े डॉक्टरनियाँ मिलेंगी, यहाँ पर आपको मेल कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारा यहाँ सिलसिला है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये सिर्फ यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस के साथ 2 साइडों से लगी हुई है ओवरीज, वो भी पेल्विस में। फिर ओवरी जब ओवम निकालेगी तो वो आएगा ट्यूब के साथ, फलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, वो भी इसी। तो सारा खेल ही यहाँ पर है। पेल्विस से ऊपर तो कुछ है ही नहीं जहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात है, सवाए उसके कि यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होके फीटस बन जाए तो फिर यूट्रस ऊपर एब्डोमेन में आ जाता है। वो बोलते हैं प्रेग्नेंट है ये लेडी। कब? जब 4 महीने गुजर जाते हैं। तो 4 महीने तक तो पता ही नहीं चलता, उसका एब्डोमेन प्रोट्यूबरेंस करता ही नहीं है। जब तक कि यूट्रस कहाँ आ जाए? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में कब अपीयर होगा? जब 4 महीने का बच्चा हो जाएगा, अब ऊपर आएगा। अब थोड़ा सा बाहर निकलेगा, 5वें में और अब पता चल जाएगा इतने महीने बाद। ये सिलसिला तो यहाँ है। अब देखो यहाँ पर, जब तुमने ऐसे नीचे से, ये ट्रंक है, नीचे से क्या आ गया? स्किन। उसके बाद क्या आ गया? फेशा। मसल तो आया ही नहीं। आए क्या मसल? तो इसका मकसद ये है कि अगर मैं ये दिखाऊं पेल्विस, तो ये नीचे क्या आ गया? स्किन। फिर क्या आया? सुपरफिशियल फेशा। अब अगर मैं यहाँ यूरिनरी ब्लैडर दिखाऊं, इधर यूट्रस, यहाँ रेक्टम, और यहाँ से ये एनल कैनाल, ये वजाइना, ये यूरेथ्रा, तो इसका और इसका अच्छा खासा वजन है। यूरिनरी ब्लैडर में अपना वजन और इसके साथ कोई 1/2 लीटर यूरिन भी जमा हो सकता है। ऐसा ही रेक्टम भी है। यूट्रस तो उससे ज़्यादा। यूट्रस में जब फीटस होगा और 9 महीने पूरा कर चुका होगा, तो फीटस की जो वेट होगी वो तकरीबन 3.5 kg। खुद यूट्रस अच्छा खासा 1 kg का, अंदर जो प्लेसेंटा लगा हुआ है 1/2 kg का, वो जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है कम से कम 1 लीटर, वो तो ये मिला के कम से कम कोई 7 kg का वजन है। कब? जब बच्चा अपने 9 मंथ्स पूरे कर चुका है। और ऐसा 1 kg यहाँ, ये तो कम से कम 10 kg का वजन है। हो भी सकता है, ये नहीं कि एवरी टाइम होगा। मेल में तो खैर इतना नहीं होगा, फीमेल में होगा। 10 kg का वजन जब आप ऐसे रखेंगे, किस पे? सुपरफिशियल फेशा और स्किन पे, तो झोल नहीं खा जाएगा क्या? मैं ऐसे दुपट्टा यहाँ लगाऊं, ऊपर 10 kg का घी का कनस्तर डाल दूं, ऐसे बैठा हुआ होगा कि झोल कर देगा इसे नीचे। 10 kg आप वजन, मजाक है। तो बिटवीन द लेग्स बल्ज नहीं नजर आएगा क्या? क्या आता है? होता है? हाथ लगा के देखें, क्या ऐसा बल्ज होता है क्या नीचे बिटवीन द लेग? नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये 10 kg का वजन कौन उठा के बैठा हुआ है जो नीचे झोल नहीं खा रहा है? इसका मकसद ये है कि ये जो आपका पेल्विस है, इसके बीचों बीच एक मसल है, एक पार्टीशन है। यानी अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये है तुम्हारा पेल्विस, तो यहाँ क्या है? एक पार्टीशन है जो पेल्विस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। और जो 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली चीज़ होती है उसको ह्यूमन डायफ्राम कहते हैं, है ना? ये जो थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड किया। अब की बार पेल्विस को 2 हिस्सों में, बड़ा 80% हिस्सा ऊपर, छोटा 20% हिस्सा नीचे। ये जो ऊपर बड़ा हिस्सा है, इस पे बैठा हुआ है तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। तो वजन किसने उठाया? क्या ये स्किन और सुपरफिशियल फेशा ने कि इस मसल ने? ये मसल जो है जिसने इस पेल्विस की कैविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को तो बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो आप कैसे, ये भी तो पेल्विस है क्या? ये पेल्विस नहीं है क्या? लेकिन क्योंकि इसमें ये आर्गन नहीं बैठे हुए, इस छोटे से 20% हिस्से का नाम है पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। पेरिनियम, इसको पेरिनियम बोलते हैं। तो इसका मकसद है कि पेल्विस के 2 हिस्से हैं। एक बड़ा हिस्सा 80-90% ऊपर, पेल्विक कैविटी, और दूसरा छोटा 10% हिस्सा नीचे, जिसका नाम है
पेरिनियम। इन दोनों को जुदा करने वाला कौन? डायफ्राम। और किस चीज़ का बना हुआ? मसल का, स्केलेटल मसल का। और ये डायफ्राम है। ये इसका मकसद है कि आप बोलेंगे सर ये डायफ्राम अगर है तो इससे जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आएगा तो वो क्या करेगा? डायफ्राम में से सुराख कर जाएगा। करना ही है ना जाहिर। तो करके कहाँ आएगा? पेरिनियम में। और पेरिनियम से गुजर के कहाँ जाएगा? सरफेस पर सुराख बनाएगा। अब इससे क्या हुआ? इस मसल का क्या फायदा हुआ? वजन बर्दाश्त कर लिया उसने। अब यूट्रस का वजन बर्दाश्त करेगा, लेकिन यूट्रस को तो बाहर खोलना, बेटा बात नहीं करो। यूट्रस का वजन बर्दाश्त किया किसने? मसल ने। अब बाहर तो खुलना है, स्पर्म्स को अंदर आना है, बच्चे को बाहर निकलना है, मेंसेस का ब्लड बाहर आना है, तो डक्ट चाहिए। नाम है उसका वजाइना। तो वजाइना ऐसे होगा कि वजाइना पेल्विक डायफ्राम में सुराख करेगा, सुराख करके बाहर खुलेगा। दूसरा सुराख ये फीमेल में सिर्फ ये कि अब रेक्टम से भी निकलेगा, यहाँ से एनल कैनाल जो बैक साइड जाएगा, और बैक साइड आएगा तो किस में आएगा? पेरिनियम में, और सुराख बनाएगा ये तीसरा सुराख। इसका मकसद है कि ये जो आर्गन्स हैं तीनों, ये कहाँ बैठे हुए हैं? पेल्विस के कैविटी में। और ये डक्टें कहाँ हैं? पेरिनियम में। तो वज़न किसने उठाया? इसने। किसने? पेल्विक डायफ्राम ने, जो स्केलेटल मसल है। अगर मैं पेल्विक कैविटी में खड़ा हूँ ऐसे, तो ये जो डायफ्राम है ये मेरे ऊपर होगा, नीचे होगा? नीचे होगा। मेरा रूफ होगा कि मेरा फ्लोर होगा? तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है पेल्विक फ्लोर। क्या कहते हैं? ये पेल्विक फ्लोर है। इस पेल्विक फ्लोर में बड़ा स्ट्रांग मसल होता है। ये बड़ा स्ट्रांग मसल है, 10 kg वजन है, मजाक थोड़ी है। ये ऐसा डायफ्राम नहीं है। ये डायफ्राम तो बड़ा थिन होता है। ये तो सिर्फ पार्टीशन है। ये सिर्फ ये बड़ा थिक है क्योंकि बड़ा वजन है इसके ऊपर। हो सकता है वजन, ये नहीं कि ऑलवेज होता है, हो सकता है। तैयारी तब होगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि जब प्रेगनेंसी हो जाए 9वें महीने में फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा। नेचर ने स्ट्रेंथ उसकी शुरू से ही दी हुई है। अगर इसमें कहीं झोल आ गया, बार बार कफिंग हुई, ऐसे ऐसे झटके दिए इसने, बड़े वज़न उठा लिया आपने, पता नहीं है आपको कि वज़न उठा लिया या थोड़ा तो उठा लिया है, ऐसे नहीं। इस पर भी इम्पैक्ट आएगा, जोर लगेगा, ये होगा। आपने नहीं ख्याल किया, डाइट आपकी सही नहीं है, कफ ज़्यादा है, ये वो, तो ये क्या होगा? ये ढीले पड़ जाएंगे। फिर इन आर्गन्स में से कोई हर्निएट हो सकता है, क्योंकि जगहें तो हैं ना, होल्स तो हैं जहाँ से निकल रहे हैं, तो ये बाहर निकल सकते हैं। फिर ऐसी चीज़ों को यहाँ हम हर्निया तो नहीं कहते, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर हम कहते हैं प्रोलैप्स। क्या कहते हैं? प्रोलैप्स। यूट्रस का प्रोलैप्स, रेक्टम का प्रोलैप्स, ब्लैडर का प्रोलैप्स, इनके प्रोलैप्सेस होते हैं और बड़े कॉमन है। ये गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खासतौर पर फीमेल में तो बड़े कॉमन है। मेल में इतने नहीं है क्योंकि फीमेल के अंदर आर्गन्स बहुत ज़्यादा है। वज़न असल तो यूट्रस का है, ब्लैडर उसका तो इतना वज़न नहीं है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम हो जाते हैं जिनको होती है, बड़ी लंबी कब्ज़ी होती है, जिनको कब्ज़ी की शिकायत होती है, इसके अंदर भी इवन जोर लगा लगा के प्रोलैप्स हो जाता है। वो अपनी कब्ज़ी की ट्रीटमेंट नहीं करते, सिलसिला चलता रहता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स, ब्लैडर का प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स, ये तो बड़े कॉमन है। तो वो बर्दाश्त कौन कर रहा है? पेल्विक फ्लोर, डायफ्राम, जिसके मसल्स हैं। अब मसला यह है कि मसल्स तो हैं, उसने ठीक ठाक उसने वज़न तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये वज़न काफ़ी नहीं है बर्दाश्त करना। ख़ास तौर पे आगे यहाँ पेरिनियम में, पेरिनियम के खात्मे से पहले यहाँ एक और डायफ्राम होता है ऐसे। अब इसने पेरिनियम को, पूरे पेरिनियम को सपोर्ट दिए कि आधे को? क्या जीआईटी के एनल कैनाल को सपोर्ट दिए? नहीं। किसको सपोर्ट दिए? यूरिनरी को और जेनाइटल को फीमेल में। मेल में तो सिर्फ यूरिनरी को। तो इस वजह से इस डायफ्राम का नाम हो जाता है, वैसे तो हम इसका नाम डाल सकते थे पेल्विक डायफ्राम, जैसे हमने इसका नाम डाल दिया पेल्विक डायफ्राम, तो इसका नाम डाल देंगे पेरिनियल डायफ्राम। लेकिन क्योंकि पूरे पेरिनियम को नहीं किया, आधे को किया है, यूरिनरी और जेनाइटल वाले हिस्से को किया है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम। नाम तो डायफ्राम है, लेकिन होगा तो मसल ना, तो वो मसल होता है। कौन सा? स्केलेटल मसल। तो इसको और इसको दोनों को मिला के हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर। ये सपोर्ट है किसकी?
ये सपोर्ट है उन 3 ऑर्गन्स को भी और साथ में तुम्हारी डक्ट्स को भी। इनके ढीले पड़ने से चीज़ें प्रोलैप्स होती हैं। इनको कहते हैं मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर एक है कि पेल्विक फ्लोर 2 हैं? एक पेल्विक फ्लोर जो पेल्विस और पेरिनियम को 2 में जुदा करे, पेल्विक फ्लोर जिसको हम पेल्विक डायफ्राम कहते हैं, और दूसरा वो जो आधे पेरिनियम को करे जिसको यूरोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं। दोनों को मिला के कहते हैं पेल्विक फ्लोर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से वजन बर्दाश्त करते हैं और इनके गड़बड़ की वजह से प्रोलैप्स हो सकता है। इन मसल्स को हम देखने जा रहे हैं। ये स्केलेटल मसल्स हैं, इनको हम कहते हैं मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। देखें इन मसल्स को यहाँ पर। लाइट ऑफ। अब देखें यहां पहले ये इसको देखें। चलो ये वो हम ऊपर से देख रहे हैं ये। चलो इसको देखें। ये क्या है? पेल्विस है। ये आप एब्डामेन में बैठे हुए हैं और यहां से ऊपर से देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मसल है। क्या बैठा है यहां पर? ब्लेडर। क्या है यहां पर? यूट्रस। और क्या है यहां पर? समझ? रेक्टम। ये इसके ऊपर बैठे हैं। वजन बर्दाश्त कर रहा है कौन? ये मसल। इसके वेरियस पार्ट्स हैं। पार्ट्स करने की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन ये हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स। पेल्विक फ्लोर, ये पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक फ्लोर में सिर्फ पेल्विक डायफ्राम नहीं आएगा, इसके नीचे भी एक डायफ्राम होगा। वो जो मैंने बताया यूरोजेनेटेड डायफ्राम। क्या ये ऊपर से नजर आएगा कि ये नीचे से नजर आएगा? ये पेल्विक डायफ्राम तो ऊपर से नजर आ सकता है और यूरोजेनेटेड डायफ्राम इसमें मैं आधा दिखाऊं ये, तो यहां से नजर आएगा क्या? वो ऊपर से नजर नहीं आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? नीचे से देखना पड़ेगा। उसको चल के देखते हैं। ये पेल्विक फ्लोर है जो आप यहाँ पे, ये क्यों सुराख बनाए हैं इसमें? डक्टें जाएंगी ना यहाँ से, तो यहाँ से डक्ट जाएगी। जैसे यहाँ से जाएगा वजाइना और यूरेथ्रा, तो यहाँ से जाएगा एनस, एनल कैनाल, और ये सरफेस पे जाके खुलेगा। देखिए यहाँ से। अब इसको ध्यान से देखें। ये ऊपर से देखा, अब ये नीचे से देख रहे हैं हम ऐसे। ये मेल है। ये जब नीचे से देख रहा हूं मैं, तो ये वाला जो वाइट कलर का है, ये डायफ्राम पूरे को कवर करेगा कि हाफ को? हाफ को। ये हाफ को कवर करेगा, तो हम इसका नाम डालेंगे यूरोजेनेटेड डायफ्राम। आप बोले सर ये तो हाफ को कवर कर रहा है, तो फिर ये क्या है? नीचे से जब तुम देखोगे तो क्या सिर्फ ये हाफ है कि वो फुल भी है? पेल्विक डायफ्राम क्या था? राइट ऑन। पेल्विक डायफ्राम खुद तो फुल था ना, ये फुल। और यूरोजेनेटेड डायफ्राम फुल था क्या हाफ था? अगर मैं हाफ करूंगा तो यूरोजेनेटेड डायफ्राम कितने पेल्विक डायफ्राम को छुपाएगा? पूरे को कि हाफ को? पीछे वाले हाफ को कि आगे वाले हाफ को? आगे वाले हाफ को। तो जब आगे वाले हाफ को छुपाएगा तो पीछे वाला हाफ नजर आएगा कि नहीं आएगा? तो वो नजर आ रहा है ना, आप बंद करके। ये हाफ तक छुपा रहा है। ये हाफ कौन है? वो पेल्विक डायफ्राम है। और उसमें से जो सुराख आ रहा है उसमें से एनल कैनाल निकल रहा है ना यहाँ से, और इधर से यहाँ से ये दिख रहे हैं ये सारी चीजें। ये है यूरोजेनेटेड डायफ्राम और ये है पेल्विक डायफ्राम का पीछे का हाफ। आप बोलते हैं आगे का हाफ किधर गया? भाई जब ये आ गया तो वो छुप गया ना। अगर तुम पेल्विक डायफ्राम को पूरा देखना चाहो नीचे से, तो क्या करना होगा? इसको कट लगा के निकालो, तो फिर तुम्हें पूरा नजर आ जाएगा। ये पेल्विक डायफ्राम है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये सारे जितने भी मसल्स हैं ये क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट देंगे बल्कि ये जितनी भी डक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, जितनी भी डक्ट्स हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से निकली क्या? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को एंगल देंगे, वहाँ इसको बांधेंगे। इसलिए जब आपको यूरिन की डिज़ायर होगी जब, तो ये यूरेथ्रा सिर्फ ऊपर से आ रहा है कि यूरोजेनेटेड डायफ्राम से भी पास होके बाहर खुलेगा? तो यूरोजेनेटेड डायफ्राम स्केलेटल मसल है। क्या है? स्केलेटल। तुम अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं? यूरिनरी ब्लैडर में मसल मौजूद होता है स्मूथ, वो तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते।
जब यूरिन की डिज़ायर शुरू हो जाती है कि पेशाब करके आ जाएं, तो क्या मर्जी से वो डिज़ायर ख़त्म हो सकती है? क्या ख़त्म होगी? नहीं, डिज़ायर ख़त्म नहीं होगी। डिज़ायर शुरू हो गई है, क्योंकि अब 300 ml से ज़्यादा यूरिन जमा हो गया है। अब यूरिनरी ब्लडर कंट्रैक्ट कर रहा है, वो स्मूथ मसल है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। डिज़ायर शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे जमा होता जाएगा डिज़ायर बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती पेन तक पहुँच जाएगी। रिटेंशन हो जाती है ना, जब यूरिन ख्वाहिश के बावजूद वो नहीं निकाल सकते, रिटेंशन है, प्रोस्टेट है, कुछ भी है, तो पेशेंट देखो चीखना शुरू कर, इतना पेन होता है, उसको स्ट्रेच होता है कुछ यूरिनरी ब्लडर। तो ये, लेकिन नॉर्मली डिज़ायर शुरू हो गई है, लेकिन क्या डिज़ायर शुरू हो गई है, कंट्रैक्शन हो रही है, तो फिर यूरिन बाहर क्यों नहीं आ रहा? ऐसे जब आप करेंगे तो यूरिन बाहर आ जाना चाहिए ना, नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूरेथ्रा पास हो रहा है यूरोजेनिटल डायफ्राम से, उसको तुम मर्जी से ऐसे जोर लगा के बैठे हुए हो, यूरिन को पास ही नहीं करने देते, उसको वॉलंटरी बंद करके बैठे हुए हैं। इसके लिए फिर क्या होगा? यूरिन का डिज़ायर बढ़ रहा है तो आप इजाज़त लेंगे, आप चले जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। अब आप क्या करते हैं? मर्जी से उसको खोलते हैं, फिर आप यूरिन, तो इसका प्रॉपर टाइम जब होता है तब जाके उसको आप अपनी मर्जी से खोलते हैं। डिज़ायर नहीं जाती आपकी, डिज़ायर आपके हाथ में नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको मिक्चुरेशन कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर इस मसल में कोई वीकनेस हो गई तो फिर क्या होगा? थोड़ा जोर आएगा, थोड़ी कफ आएगी, 2 ड्रॉप्स निकल जाएंगे। इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब है कि यूरिन होल्ड करने की सलाहियत नहीं है। स्ट्रेस, जब आप कफ करते हैं आपसे पूछती हैं डॉक्टर कि आपको यूरिन के ड्रॉप्स तो नहीं आ जाते? ख़ास तौर पे जब आप कफ करती हैं तो कुछ ड्रॉप्स लीक तो नहीं हो जाते? वरना कितना भी कफ करे यूरिन का ड्रॉप्स लीक नहीं होते, क्योंकि मसल स्ट्रांग होता है, वो छोड़ता नहीं है ड्रॉप्स। इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। ये सारा काम किसका है? मसल्स का। ये मसल्स का काम है। तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स न सिर्फ आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट देते हैं, उससे निकलने वाले स्ट्रक्चर्स को, वहाँ मटेरियल को वहाँ रोकते भी हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ करते हैं, कुछ मर्ज़ी से रिलीज़ करते हैं, कुछ ऊपर से ज़ोर लगाते हैं, नीचे से रिलैक्स करते हैं। ये सारा प्रोसेस आपके ब्रेन में इसकी लर्निंग होती है आपको। तो ये मसल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आप करो, और इसके साथ साथ सेक्सुअल फंक्शंस तो हैं ही इनके अंदर। अब देखिए जब सेक्सुअल फंक्शन का कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ ये आपका यूरोजेनिटल डायफ्राम है। इस यूरोजेनिटल डायफ्राम पे कुछ, ये खुद मसल है, इस मसल के ऊपर कुछ और मसल लगे हुए हैं। यहाँ से मेल में तो यूरेथ्रा ऐसे पास हो जाता है, और जिस वक्त उस यूरेथ्रा से हम सिर्फ यूरिनरी काम लेते हैं कि जेनिटल का काम भी उसी से लेते हैं। मेल में यूरेथ्रा से सिर्फ यूरिन पास होती है कि सीमेन भी पास होती है? इसका मकसद है कि मेल यूरेथ्रा से 2 काम लिए जाते हैं, यूरिनरी भी, जेनिटल भी। मेल में आखिरी हिस्सा यूरिनरी का और जेनिटल का सेम है, एक ही यूरेथ्रा से 2 काम। जिस वक्त सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो तब यूरिनरी काम खामोश हो जाएगा, यूरिन की डिज़ायर नहीं आएगी आपको। लेकिन जिस वक्त आपको यूरिन की डिज़ायर होगी तब सेक्सुअल काम नहीं होगा, क्योंकि यूरेथ्रा सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन के लिए, कभी कभी जेनिटल के लिए। फीमेल में यूरिनरी अलग है, जेनिटल अलग है, उसका यूरेथ्रा अलग है, उससे जेनिटल काम नहीं होगा। जेनिटल के लिए नेचर ने वजाइना दिया हुआ है। मेल के अंदर एक ही यूरेथ्रा, इसलिए मेल में 2 सुराख होते हैं, फीमेल में 3 होते हैं। मेल का एक सुराख कहाँ है? वो यूरेथ्रा लंबा होगा, वो पेनिस से पास होगा। पेनिस से क्यों पास हो रहा है? क्योंकि यूरेथ्रा से हम जेनिटल काम भी लेना है हमें। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस इस्तेमाल होगा, इसलिए पेनिस में ट्रेवल करेगा यूरेथ्रा, और यूरिन भी उसी से पास होगा। तो नेचर ने क्या किया है? यूरेथ्रा से 2 काम लिए हैं इन केस ऑफ मेल। और जब सीमेन वहाँ से निकलती है तो सीमेन ऐसे ही निकलती है, या वो पुश होके पंपिंग की तरह निकलती है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने लेवल पे, हाई पे, ऑर्गेज्म पे जब पहुंच चुका होता है, हाईएस्ट लेवल पे स्टिमुलेशन, तो देखें कि सीमेन एक पंप की तरह निकलती है वहाँ, और 3-4 पंप्स निकलते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर, तो इतना दूर तक जा। इसका मकसद है कि अंदर क्या होगा? पंपिंग एक्शन होगा, और पंप ऐसे होता है कि मसल होगा वहाँ पर, तो मसल की। इसका मकसद है कि सेक्सुअल कांटेक्ट और सेक्सुअल कोर्स के लिए भी मसल की ज़रूरत है।
और वो मसल ये है जो अभी आपको दिखाया आपको, यहाँ से यूरेथ्रा पास हो रहा है, तो ये मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका मकसद ये है कि आपके ये जो पेल्विक मसल्स हैं ये सिर्फ सपोर्ट नहीं दे रहे, कॉन्टिनेंस भी दे रहे हैं, ताकि यूरिन और फीसिस कफ निकलने से बाहर ना निकल जाएं, और साथ में सेक्सुअल फंक्शन के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स। तो ये जनरली पेल्विक फ्लोर में ख़ास तौर पे, क्योंकि इससे रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, ये आगे चल के आएंगी भी, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। एक एब्डोमेन के मसल्स जैसे मैंने बताया, और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट था ख़ास तौर पे इंग्वाइनल कैनाल जहाँ हर्निया हो रही हैं। फिर जहाँ हमने देखा कि पेल्विक मसल्स, दो डायफ्राम्स दिखाए मैंने आपको, एक पेल्विक डायफ्राम और एक यूरोजेनिटल डायफ्राम, और ये सारी सपोर्ट है एक फुल एक हाफ उन आर्गन्स को जो ऊपर बैठे हुए हैं तीन, जिनका वज़न 10 kg तक भी जा सकता है, और इनको सपोर्ट दे रहे हैं। और साथ में सपोर्ट ही नहीं दे रहे, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से वो जो इजेकुलेशन है उसको भी पंप कर रहे हैं, साथ में हमें यूरिन को और इन सारी चीज़ों को होल्ड भी कर रहे हैं। ये सारा काम इनके साथ होता है। जब भी कहीं पेल्विक फ्लोर में कोई वीकनेस, कोई ऐसी गड़बड़ हो गई तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, सपोर्ट हो सकती है ख़राब, जिसकी वजह से प्रोलैप्स हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स इनको लेके होते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि मसल्स आपने देखे, मसल्स ऑफ दी हेड, फिर नेक, फिर एब्डोमेन, अब पेल्विस। अब इनको देखने के बाद जब आपने ट्रंक को स्टडी कर लिया, तो फिर अब आपको यहाँ पिकअप करना है लिम्स। लिम्स के मसल्स दे आर अगेन इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मसल्स लिम्स में होते हैं। वजह यह है कि काम हम लिम्स से करते हैं। नेचर ने अपर लिम्ब में, मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन कोई 70 के करीब मसल्स आपको यहाँ मिलेंगे, और तकरीबन वैसे ही कामों के मसल्स तुम्हें यहाँ लोअर लिम्ब में भी मिलेंगे। मसल्स से मिला के कोई मेरा ख्याल है 500 के करीब होंगे, लेकिन 70-80 इसमें, तो 70-80 यहाँ पे, कोई 150 मसल तो दो लिम्स में ही हैं। और जब आप इनको करेंगे, सारे आपको नहीं करने, ये मैंने आपको बताया पहले भी, नेक में भी, हेड में भी हमने खास मसल जो आपके सिलेबस में है वही हमने करना है। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो बड़े बड़े जो मशहूर मसल्स हैं वो तो करेंगे ना। डेल्टोइड कौन छोड़ेगा? अपर लिम्ब में बैठ के मैंने कोई इनसिग्निफिकेंट मसल करा लूँ, डेल्टोइड को छोड़ दूँ, ये तो नहीं हो सकता। बाकी तो छोड़ दूँ, बाइसेप्स को कौन छोड़ेगा? ट्राइसेप्स एक ही मसल है पीछे, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। कुछ इसी तरीके से मसल्स, तो खास मसल जो सिलेबस में हैं वही आपको करने हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एब्डोमेन में 2-3 मसल दिखाए, वैसे तो जहाँ होते ही यही हैं 4-5। बैक में 1-2 मसल दिखाया, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा होते हैं। फेस के अंदर कोई 50 मसल हैं, हमने वहाँ पे 5-7 किए जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो। ऐसे ही फिर नेक में 3-4 मसल्स आपको 8-9 मसल्स यहाँ पे दिखाएं, और नेक में होते भी इतने ही हैं। ये हैं अपर लिम्ब के मसल्स। और अपर लिम्ब में आपको पता है कि अपर लिम्ब, इसके 3 रीजन्स तो दूर से ही नज़र आ जाते हैं। एक शोल्डर टिप से लेके एल्बो तक आर्म, इसको आर्म बोलते हैं, ARM। एक एल्बो से लेके रिस्ट तक फोर आर्म, और एक बकाया हिस्सा हैंड। तो अपर लिम्ब में कितने रीजन्स हुए? 3, आर्म, फोर आर्म, हैंड। लेकिन क्योंकि ये अपर लिम्ब यहाँ से आया है फ्रॉम द साइड ऑफ द थोरैक्स, तो थोरैक्स का आखिरी हिस्सा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और थोरैक्स का पीछे का हिस्सा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये और पीछे वाला रीजन, ये दोनों भी अपर लिम्ब का रीजन कहलाते हैं। ये सुपरफिशियल, आप ये तो थोरैक्स है, ये ऊपर का ये जो पोर्शन है जो थोरैक्स के साथ चिपका हुआ है, जिसमें ब्रेस्ट वगैरह भी होती है, ये वाला हिस्सा अपर लिम्ब का हिस्सा कहलाता है। इसलिए ब्रेस्ट हमेशा अपर लिम्ब में पढ़ाते हैं। और इस रीजन का नाम है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल मसल आपने पढ़े होंगे, कभी सुने भी होंगे शायद। इसको कहते हैं पेक्टोरल रीजन। और पीछे जो है, आपने पीछे तो रिब्स हैं, रिब्स नहीं है, रिब्स के ऊपर चिपका हुआ है तुम्हारा स्केपुला, शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं, ये स्केपुला चिपका हुआ है यहाँ। इसलिए मसल्स ओरिजिन लेते हैं कहाँ से? स्केपुला से ओरिजिन लेके अपर लिम्ब पे आके अटैच हो जाते हैं। तो स्केपुला का रीजन भी तुम्हें करना पड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्केपुलर रीजन। तो रीजन 3 हुए कि रीजन 5 हुए? और जो एक रीजन ये हुआ, तो इसका फ्रंट भी है तो बैक भी है, इसका फ्रंट भी है तो बैक भी है, इसका फ्रंट भी है तो बैक भी है।
तो सही मानों में ये 3 है कि 6 हैं, और 6 के साथ ये 2 जोड़ दो 8। इसका मकसद है कि अपर लिम्ब में रीजन्स हैं दरअसल 8, और हर एक के अपने मसल्स हैं। सब नहीं करने आपको, हर एक के मसल्स में से एक आध जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सिलेबस है। आपको ख़ास तौर पे वो मसल जिनमें हाथ पकड़ सकते हैं, कहें कि ये मेरा मसल, ये मेरा मसल, ये मसल, वो मेन मसल्स हैं। उन मेन मसल्स को आपको देखना है यहाँ पर। ऐसा ही फोराम में भी है। फोराम में तो मैं आपको गिना सकता हूँ मसल, लेकिन सब करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं मेजर मसल्स हैं 70, शायद आपको 8-10 करने पड़े। देखते हैं 10 हैं, 12 हैं या 15 हैं, जितने भी। लेकिन वो सारे मसल्स आप उनके एक्शंस करके देखें, करके देखेंगे तो आइडिया होगा आपको। हो सकता है कि मसल पर हाथ लगे और आप देखें कि वो कैसे कंट्रैक्ट कर रहे हैं। इन मसल्स को देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट ये नहीं करके आएगा कि यार सर वो मेरी वो नर्व जो है वो कट गई है। पेशेंट आएगा, सर मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये शोल्डर उठ नहीं रहा है, वो ऐसे ही कंप्लेन से आएगा। आपको देखना है कि क्यों नहीं उठ रहा, कौन सा मसल ये करता है, कौन सा मसल, और उस मसल को कौन नर्व सप्लाई करती है। हो सकता है उस नर्व में चोट लगी हो। तो पढ़ाने का ये मतलब है, क्योंकि पढ़ने के थ्रू आप किसी चीज़ के नतीजे पे पहुंच सकते हो। वरना वो बोलेगा सर मैं ये ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ, आप बोले ठीक है ऊपर नहीं उठा पा रहे हो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करा देता हूँ, बस ऐसे ये हो जाएगा ठीक। पहले पता लगाओ कि क्यों नहीं, क्या मसला है। कोई लिगामेंट है, कोई शोल्डर जॉइंट का कोई लिगामेंट ऐसे करता है, कोई मसल है, उस मसल को कोई नर्व सप्लाई करती है, उस नर्व में तो कोई इंजरी नहीं है, या कहीं मसल में चोट लगी है, या कहीं जॉइंट में मसला है, क्या है। तो जब वो बात करेगा तो जिसको नॉलेज होगी, जो आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ये इसलिए कर रहे हैं, ये थोड़ी कोई आप सिर्फ नॉलेज पढ़ने के लिए कि मुझे यहाँ शोल्डर जॉइंट कैसा होता है, बहुत अच्छा, मुझे तो सब कुछ आता है शोल्डर जॉइंट के बारे में। नहीं, आपको पेशेंट को हैंडल करना है। वो पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है वो तब जब आप खुद तो घूम के आओ पहले अंदर से कि है क्या अंदर। इसी की लर्निंग के लिए आपको बिगिनिंग से ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। ये जो फाउंडेशन है ना आपकी, ये शुरू के कम से कम शुरू का 1 साल ये फाउंडेशन साल है, फाउंडेशन ईयर है। फाउंडेशन लफ्ज़ समझ लो, ये वो लफ्ज़ है कि जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, जब उसकी बुनियाद पड़ रही होती है, तो मालिक खड़ा होता है उन दिनों में, वो 2-3 महीने, क्योंकि उसको पता है कि अगर फाउंडेशन में कोई गड़बड़ हो गई तो पूरी बिल्डिंग पे असर पड़ेगा। अब चलो बाद में होश आ गया तो ठीक कर लेंगे, फाउंडेशन कभी ठीक भी नहीं होती, क्योंकि जब वो सारी मिट्टी में दफन हो जाती है तो बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी होती है। फाउंडेशन में जो गड़बड़ें हो गई वो गई। अब कभी ऐसा हो सकता है कि खुद आके दोबारा फाउंडेशन को ठीक करो, कभी देखा है आपने? कभी नहीं। हाँ, बिल्डिंग खड़ी हो गई, अगर कलर अच्छा नहीं हुआ, प्लास्टर अच्छा नहीं हुआ, यार कोई मसला नहीं, अब होश आ गया, अब प्लास्टर को उखड़वा के नया अच्छा वाला लगा के अब नई पेंटिंग कर दो, तो बिल्डिंग अगले सालों में अगर तुमसे कोई गलतियां हो गई तो उसको ठीक कर सकते हो। ये वाला जो साल है इसकी गलती को कभी तुम ठीक कर ही नहीं सकते। तो आप बोले सर इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि इस फाउंडेशन ईयर में आंखें खुली रखो, पूरा ध्यान दो इसके अंदर, चीज़ों को लर्न करो। जहाँ डिफ़िकल्टी है उठ के खड़े हो जाओ, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ आपके लिए हैं, हम अगर आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं यहाँ पर, फिर ये सारा इंस्टीट्यूशन बेकार है। यहाँ की मेन चीज़ आप हैं। कल से आप आना शुरू बंद कर दें, अगले साल से कोई बंदा ही ना आए इधर, तो देखें अगले 4 साल में ये इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। तो असल जो मेन जो है चंक वो आप हैं। अगर हम समझा रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, बिलीव करें यहाँ समझ लो कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम है उठ के खड़े हो जाओ, पूछो, उठ के खड़े ना हो, जमा करो किसी जगह पर। आपको अगर शर्म आती है सबके सामने पूछने में, तो बाद में आपके ग्रुप है, ये है वो है, कोशिश करके खुद में डिस्कशन करेंगे तो हम तक बात ही नहीं आएगी, खुद ही हल कर लोगे ये मसले। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फाउंडेशन ईयर है, फाउंडेशन में आके खुली रखो। ये जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं जो बिल्डिंगें बनाते हैं, क्या अंधे होते हैं क्या कि ज़मीन के नीचे 30% खर्चा नीचे कर देते हैं? मालिक नीचे रहेगा क्या? कब्र बनाएगा अपनी नीचे क्या, या ऊपर कमरों में रहेगा? तो फिर सीधे कमरे ही बनाए ना, नीचे क्यों इतना खर्चा करवाया? क्योंकि ऊपर की सारी बिल्डिंग नीचे के बलबूते पर खड़ी होगी, वो नज़र भी नहीं आएगी नीचे। और हम लोग तो बिल्डिंगें दूसरों को दिखाने के लिए भी बनाते हैं, वो सारा खर्चा ज़ाया हो गया, ज़ाया नहीं हुआ है, बिल्डिंग सारी उसी पे खड़ी होगी। और अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है ना, तो आगे से सिर्फ 4 साल नहीं पढ़ेंगे, 3 साल नहीं पढ़ेंगे, आगे से तुम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर जाओगे। क्यों? फाउंडेशन तुम्हारी अच्छी है। जिसकी फाउंडेशन अच्छी होती है वो अगली मंजिलें भी बना लेता है, बोलता है कोई परवाह नहीं है, 2 मंजिलें और बना लो, मेरी फाउंडेशन ज़बरदस्त है, बुनियाद मेरी बहुत अच्छी है, 4 मंजिलें और हो जाएंगी। यानी
अगर तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी है तो 2 साल और तुम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। और आपको पता है कि नर्सिंग में आजकल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें 20 ग्रेड तक जा सकता है, और 20 ग्रेड कमिश्नर का ग्रेड है, ग्रेड 20 तक जा सकती है। नर्सेज आजकल 20 ग्रेड में भी पहुंच गई हैं, इतना सर्विस स्ट्रक्चर बन गया है। अब नर्सेज डॉक्टर के सर्विस स्ट्रक्चर सेम हो गए, तो इट्स लाइक दिस। तो इतना ही फील्ड, लेकिन वो तब जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में जस्ट 17-18 तक जा सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तब डायरेक्टर ये वो आगे हेड नर्स फलां ये मैट्रन फलां, ये तब होगा जब पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और उसकी होगी जिसकी फाउंडेशन अच्छी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साल इतना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ये फ्लोर के बाद अब जो मसल्स जिसको लेके जा रहे हैं ये हैं मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। बताया कितने रीजन्स? 8 रीजन्स। पेक्टोरल, स्केपुलर, फ्रंट ऑफ आर्म, बैक ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ फोरआर्म, बैक ऑफ फोरआर्म, पाम, डार्सम। ऐसा ही फिर फुट में भी होगा, रादर लेग में भी, यानी लोअर लिम्ब में भी होगा। वहाँ होगा थाई, लेग, फुट। फिर सिर्फ यही होगा कि वो पेल्विस से ओरिजिन ले रहा है, तो पेल्विक रीजन का बैक साइड भी होगा, वहाँ उसको स्केपुलर नहीं, वहाँ उसको ग्लूटल रीजन कहते हैं। वो फिर फ्रंट से भी होगा, इसी तरीके से यहाँ पर। तो वहाँ पे भी तकरीबन 8 तो नहीं 7 रीजन्स होते हैं, वो चल के बाद में बताऊँगा। तो ये है अपर लिम्ब के मसल्स। अब देखिए यहाँ से, ये बैक साइड से देख रहे हैं आप, ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये आप देखिए, ये स्केपुला है, ये बैक से देख रहे हैं आप। अब स्केपुला में आप देखें कि एक मसल तो स्केपुला के ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मीन्स स्केपुला का अपर पोर्शन। ये बोन्स जब हम करवाएंगे आपको तो स्केपुला का स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। ये थोड़ा सा देख लें पीछे से, ये स्केपुला है। आप अगर स्केपुला के पीछे से हाथ लगाएं ना आप अपना, तो आपको देखिए स्केपुला का एक हिस्सा थोड़ा बाहर निकला हुआ नजर आएगा। इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ स्केपुला। ये यहाँ से जाके शोल्डर तक आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? ये स्पाइन है स्केपुला का, यहाँ तक शोल्डर तक, जहाँ शोल्डर टिप नजर आती है, फील होती है आपको। एक मसल ये है जो स्पाइन के ऊपर है, और एक मसल है जो स्पाइन के नीचे है। जो ऊपर है उसको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस, ये वाला। जो नीचे है उसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। ये जो सुप्रास्पाइनेटस मसल आके लग गया किस पे? इस आपके आर्म के बोन पे, ह्यूमरस पे। ये ह्यूमरस है, ये लग गया ना इस पे। और इंफ्रास्पाइनेटस पे किस पे लगा? ये भी लगा तुम्हारे ह्यूमरस पे। ये जो ऊपर लगा है ये सुप्रास्पाइनेटस, लाइट ऑन करो। ये जो सुप्रास्पाइनेटस ऐसे आके लगा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या काम होगा? कौन सा एक्शन होगा आर्म पे? एब्डक्शन। क्या एक्शन होगा? कितनी एब्डक्शन? इतनी नहीं, क्योंकि मसल शॉर्ट है, बड़ा नहीं है, ज़्यादा से इतना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मुश्किल से ये खड़ा है, 30 डिग्री तक ले जाएगा तुम्हें, 30 डिग्री तक, 25-30 डिग्री तक। माने इसका मकसद है कि जब तुम ऐसे खड़े हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना, इतना नहीं ले जाएगा, रेंज इतनी होगी ज़्यादा से। लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट एब्डक्टर। यानी आपका पेशेंट अगर बोले कि सर ऐसे ऐसे करे और पेन की शिकायत करे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका प्रॉब्लम सुप्रास्पाइनेटस का। आप सर यहाँ तक करेगा, मैं तो यहाँ तक कर सकता हूँ। ये जो यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ एक और एब्डक्टर आएगा जो यहाँ करीब नहीं, थोड़ा दूर अटैच होगा, और वो है ये मसल। कौन? बड़ा मशहूर बाइसेप ये है, डेल्टोइड, इसको बोलते हैं डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल आपके स्केपुला से लेके क्लेविकल से लेके यहाँ अटैच होता है, और इंसर्शन यहाँ होती है इधर, और ये ऐसे उठाता है। कब? 30 डिग्री तक तो उठा देगा।
सुप्रास्पाइनेटस 90 डिग्री तक उठाएगा। क्या है ये? बैटरी का मसला है। ठीक है, सही है, दोबारा आ जाए तो मुझे बताना। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी डेल्टॉइड अप टू 15 डिग्री 25 डिग्रीज सुप्रास्पाइनेटस, अप टू 90 डिग्री डेल्टॉइड। जी एबडक्शन आप इस तरीके से करते हैं। इसका मकसद है कि यहाँ तक कि इससे ऊपर कर ही नहीं सक रहे हो तो माने क्या गड़बड़ है? डेल्टॉइड की गड़बड़ है। और डेल्टॉइड की गड़बड़ खुद डेल्टॉइड की नहीं है, कोई ना कोई नर्व जो डेल्टॉइड को सप्लाई करती होगी वो इंजर हो गई होगी किसी न किसी तरीके से। ये नर्व्स में चल के आपको बताएंगे। यहाँ पर आप लाइट ऑफ कर, तो ये डेल्टॉइड मसल, ये अभी आपको सुप्रास्पाइनेटस दिखाया है, और ये है वो मसल जिसकी बात कर रहा हूँ। कौन? डेल्टॉइड। और ये जो ऊपर से मसल आया था क्या था? सुप्रास्पाइनेटस। ये सुप्रास्पाइनेटस है और ये है डेल्टॉइड। सुप्रास्पाइनेटस शुरू के 20 डिग्रीज और डेल्टॉइड 20 से लेके बाकी आगे से 90 तक। 90 से ऊपर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये काम कोई और करेगा, ये नहीं करेंगे। ये मैं आपको बोन में चल के बताऊंगा। ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये आपका सुप्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रा स्पाइनेटस, और ये देख रहे हैं ये मसल जिसकी बात कर रहा हूं मैं बार बार, ये है क्या? डेल्टॉइड। ऐसा ही जब आप आगे आ जाएंगे ना तो यहां आपका इतना ह्यूज फैन लाइक मसल नजर आ जाएगा आपको। इसका नाम है पेक्टोरल मसल। ये देखिए, ये ह्यूमन देखा होगा ना, बॉडी बिल्डर्स में पेट अंदर होते हैं उनके, और ये मसल जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इस मसल का नाम है पेक्टोरलिस मेजर, क्योंकि अगर काटेंगे और खोलूंगा ना तो इसके नीचे छोटा सा पतला सा एक और पेक्टोरल नजर आएगा, माइनर, और ये पेक्टोरस मेजर है। अब मेजर अटैच है किस पे? थोरेक्स पे। थोरेक्स के रिब्स पर, स्टर्नम पर, और ये टेंडन बन के इंसर्ट हो जाएगा किस पे? ह्यूमरस पर। तभी तो अपर लिम्ब का मसल है। और थोरेक्स को तो नहीं हिलाएगा ज़्यादा, ह्यूमरस को ही हिलाएगा। ह्यूमरस को क्या करेगा? दूर ले जाएगा, करीब लाएगा? दूर ले जाएगा, करीब लाएगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ह्यूमरस को दूर ले जाएगा, करीब लाएगा? हाँ, नहीं, करीब लाएगा, दूर ले जाएगा? करीब लाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भाई खींचेगा ना, ज़ाहिर है। मसल धक्का थोड़ी देते हैं, खींचते हैं। तो ये क्या करेगा? एडक्शन करेगा। बड़ा पावरफुल एडक्टर है। इसका मकसद है कि इसको स्ट्रांग करना है अगर तो एडक्शन करो, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे एडक्शन करो, रेजिस्टेंस दो। माने स्प्रिंग को इधर पकड़ के ऐसे ऐसे करोगे 3-4 महीने तो पेक्टोरस मेजर मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसका मास बढ़ जाएगा। किसी मसल को जब स्ट्रांग करते हैं तो क्या ऐसे ऐसे करते हैं कि रेजिस्टेंस देते हैं उसको। तुम करते हो फ्लैक्स, कैसे फ्लैक्स करते हो? डंबल उठाते हो, डंबल खिंचता है नीचे, तुम उठाते हो ऊपर, और ऐसे ऐसे जब करते हो तो इसका मकसद है कि बाइसेप्स को अगर तुम्हें उसकी साइज इंक्रीज करनी हो तो क्या एबडक्शन करोगे कि फ्लेक्शन करोगे? और अगर डेल्टॉइड को करना हो तो एबडक्शन करोगे। डंबल उठाओ और ऐसे ऐसे करो। और अगर पेक्टोरस को करना है तो डंबल नहीं उठाओ, स्प्रिंग को ऐसे करो, रेजिस्टेंस मिलेगा एडक्शन को, तो ये मसल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये पेक्टोरल मसल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस आल्सो है। तो डेल्टॉइड भी और इसके साथ साथ ये मसल भी। अब यहाँ ये देखें, ये मसल, ये एक मसल, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरीके से यहाँ पर मसल्स नज़र आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें फिर जो मसल है आपके आर्म का, वो है ये जिसको बार बार कह रहे हो बाइसेप्स, बड़ा मशहूर मसल वो है ये। हाथ पकड़ें और फील करें अपना बाइसेप्स, ये बाइसेप्स है। डबल हेडेड मसल है, इसके 2 हेड्स हैं। ये देखिए ऊपर से आ रहा है और बाद में एक बन गया। एक बन के इसका जब टेंडन आएगा वो आपके एल्बो को क्रॉस करेगा। आप थोड़ा एल्बो को फ्लेक्स करके अपने 2 फिंगर में इसका टेंडन पकड़ सकते हो। हम बचपन से इसको बोन समझते थे, अब जाकर पता चला है कि ये टेंडन है, बाइसेप्स का टेंडन है ना, ये बाइसेप्स का टेंडन है। तो ये देख रहे हैं बाइसेप्स, टेंडन ऑफ द बाइसेप्स। करेगा क्या? खींचेगा ऐसे, फ्लेक्शन। तो ये फ्लेक्सर है। तो बाइसेप्स मसल, इसको हम बाइसेप्स मसल कहते हैं। तो ये आर्म का बड़ा मेजर मसल है, दिस इज व्हाट वी कॉल ये द बाइसेप। ऐसा ही अगर पीछे देखेंगे तो एक मसल है, वो ट्राई हेडेड मसल है, उसको ट्राइसेप्स कहते हैं। वो पीछे से खींचता है ऐसे, वो फ्लेक्स नहीं करेगा, वो क्या करेगा? एक्सटेंड, वो एक्सटेंशन करता है। तो ट्राइसेप्स इज एन एक्सटेंसर, बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर।
ये आर्म के 2 मेजर मसल्स हैं जो यहाँ पर हमने देखे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम फोर आर्म, हैंड और लेग्स यानी लोअर लिम्ब के मसल्स करके हम मस्कुलर सिस्टम को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। और फिर जो हमारा अगला सिस्टम होगा वो होगा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स। फिर बोन्स को फिर यहाँ पार्ट्स करना पड़ेगा, फिर लेबॉर्ट्री में जाना पड़ेगा, ग्रुप्स बना के बोन्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि बोन्स को मैं वीडियो पे ले आऊँगा, प्रैक्टिकली दिखाऊँगा आपको, आप जाके लेबॉर्ट्री में खुद करेंगे जाके उसको। मेरा वीडियो चलाते रहेंगे, उसमें सारा होगा, क्योंकि ये अगर ग्रुप बनाएंगे तो फिर हमारे 2 हफ्ते निकल जाएंगे वहाँ पर। लेकिन आप करेंगे, जहाँ जाओ जो डिफ़िकल्टी है वो मेरे पास ले आए, मैं उसको हल कर दूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये एडल्ट स्टडी है, बच्ची नहीं है। अब आप वो इंटर विंटर नहीं हो गया कि स्पून फीडिंग करेंगे यहाँ पर। अब आपको रास्ता दिखाएंगे जिसमें आप खुद मेहनत करोगे, जो डिफ़िकल्टी है हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, चीज़ें हल हो जाएंगी आपकी। चलिए यहाँ पर।